मैं कर्म में मानती हूँ, कर्म इति धर्म, कि कलाकार का कर्म है कि वो अच्छे से अपनी कला का प्रदर्शन करे, उसको जो एक्ट दिया गया है उसको अच्छे से निभाए। जो आपका ग्रोथ, जो आपकी जर्नी, वो आप कैसे देखते हैं उसको? मुझे लगता है कि कलाकार रोज ही सीखता है। ग्रोथ की प्रोसीजर, या आप ग्रोथ नहीं पर सीखने की प्रोसीजर में कहूँगी, वो जिस दिन बंद हो गई, आप कलाकार होना खत्म हो गया। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर शो। हाउ इज लाइफ? एक्टिंग। कौन से ऐसे कैरेक्टर है आपके सारे सीरियल्स में से सबसे ज्यादा इमोशनली ड्रेन किया, चैलेंजिंग था सबसे ज्यादा आपके लिए? आपका ऐसा कोई रोल है जो आपको ही बहुत ज्यादा सरप्राइज करते हैं आज भी? नॉट फ्रॉम टेलीविजन, बट मेरा एक प्ले था, ओके, गुजराती प्ले था, और वो प्ले मल्टीलैंग्वेज कंपटीशन में भी गया। वो सेम प्ले के लिए मुझे 11 बार अवार्ड मिला। क्या नाम है उसका? सो नेगेटिव रोल में क्रिएटिव फ्रीडम ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा, कोई लिमिट ही नहीं होती, क्योंकि सो इतने सारे नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के बाद आपके जो ऑडियंस है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन रियल लाइफ? टेलीविजन इंडस्ट्री में जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो आज मिसअंडरस्टूड है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। सो इज इट रियल? देखिए, बातें तो तभी होती है जब बातें होती है एक्चुअली, पर मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आप आपके खुद के मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करती हो? एक एक्टर को अच्छे से योगा या मेडिटेशन या ऐसी कोई एक्टिविटी खुद को देनी है जहाँ पे हमें लगेगा कि हाँ, अभी हम कहीं एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पे हम खाली हो रहे हैं, जहाँ पे हम रिलैक्स हो रहे हैं, और ये सीखना ही पड़ता है एक्टर को। व्हाट इज एक्टिंग मंत्र फॉर यू? एक्टिंग सिर्फ कैमरा के सामने लाइंस बोलना नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट इमोशन, पेशेंस, रिजेक्शन एंड स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन एवरी सिंगल डे। तो आज हमारे स्पेशल एपिसोड में जो स्पेशल गेस्ट है, शी इज एन एक्ट्रेस फ्रॉम थिएटर टू टेलीविजन इंडस्ट्री, फ्रॉम बैकस्टेज हसल, फ्रॉम ऑन स्क्रीन ग्रेस। शी इज none other than Urvashi Upadhyay, who believes consistency over comfort and her performance is louder than headlines. तो उनके साथ हम जानेंगे secrets of television industry, unseen struggle and survival skills in this industry. बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, so let's sit back, plug in your headphone because this conversation is going to be real, honest. Welcome back to Alpha Talk with Ruchi. Let's begin. Welcome ma'am, welcome to our show, and I am so happy to see you and thank you so much for coming our show. Thank you so much for having me. So हमारी देवरानी आपके फर्स्ट सीरियल थे एंड आप उस सीरियल में नेगेटिव रोल में आई थी, तो ये जो इंस्पिरेशन था कि नेगेटिव रोल एंड फर्स्ट सीरियल, ये आपको कहाँ से आया? इंस्पिरेशन कलाकार के लिए उसका रोल ही होता है जी, और हर कलाकार ऐसा चाहता है कि वो लाइफ में इतने कमाल के रोल करे जो ऑडियंस को, देखो, बाद में मज़ा आता है। सबसे पहले मज़ा कलाकार को खुद को आता है परफॉर्म करते हुए। तो थिएटर से थी मैंने बहुत थिएटर किया था, थिएटर में काफ़ी अवार्ड्स जीते थे। लाइक मैं कह सकती हूँ एट द एज ऑफ 23 मैंने 39 अवार्ड्स जीते थे। Oh my God. तो अपना तो डंका बजा के आई थी थिएटर में, और अब मुझे कोई टैबू नहीं थे कि मुझे नेगेटिव करना है, पॉजिटिव करना है, क्योंकि थिएटर में मैंने सिर्फ हीरोइन के रोल किए थे। तो ये जो मज़ेदार चटपटा कैरेक्टर था हमारी देवरानी में मंजुला का, जो मुझे लगता है कि जिसने भी देखा उसने उसको प्यार किया, भले नेगेटिव था। आज तक लोग याद करते हैं, आज तक मुझे कितने लोग मंजुला के नाम से बुलाते हैं, इंक्लूडिंग माय प्रोड्यूसर शोभना जी, वो भी मुझे आज बोलते हैं कि मंजुला। तो सोचो कि जिसका नाम आज तक इतना अमर हो गया है, तो वो किरदार कितना कमाल का होगा। और जब मेरे सामने स्क्रिप्ट आई, वही मेरे लिए मोटिवेशन इनफ था। थिएटर से टेलीविजन तक की जो जर्नी है, तो ये कैसा रहा आपको? फर्स्ट ब्रेक किसने दिया आपको? शोभना देसाई, ओके, और हमारी देवरानी। और ब्रेक भी कमाल की ड्रामेटिकली मुझे मिला है। मेरा शो था
थिएटर का ही मुंबई में भवंस चित्रलेखा बहुत ही कमाल की, बहुत बड़े लेवल की कंपटीशन करती है एवरी ईयर, आज भी वो कंपटीशन होती है। तो वहाँ पे मैं सूरत से आई थी और उसके काफ़ी राउंड होते हैं, सेमीफाइनल, उसके पहले स्क्रूटिनी होती है कि भाई आपका प्ले सेमीफाइनल में भी जाने के लायक है कि नहीं। तो स्क्रूटिनी पार किया, सेमीफाइनल पार किया और फाइनल था वो मुंबई में था। ओके। और सूरत की मैं पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिसने भवन चित्रलेखा में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता था। और तो वहाँ जो जजेस की जूरी में थी शोभना जी, और उसी टाइम पे स्टार प्लस का ये शो हमारी देवरानी, उसकी बात चल रही थी। और उनको एक दमदार, पावरफुल, जिसकी आवाज़ में दम हो, परफॉर्मेंस में दम हो, ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो पूरे शो को अपने शोल्डर पे लेके जा सके। तो बस उन्होंने मुझे देखा और आई थी। तो वो सारे शोज़, मतलब थिएटर के जो भी प्लेस थे उनको जज करने के लिए, लेकिन उनको अपनी जो मंजुला चाहिए थी, द मंजुला, वो मिल गई। ऑन स्टेज ही जब मेरा प्ले ख़त्म हुआ और फैमिली ने बोल दिया था कि भाई ये तुम्हारा आखिरी प्ले है, इसके बाद नो नाटक वाटक, सीधा सेटल हो जाओ, शादी करो और अपनी एक नॉर्मल लाइफ जियो। क्योंकि थिएटर में काफ़ी भागा दौड़ी होती है। उस ज़माने में थिएटर को इतने ओपन ब्रॉड माइंडेड नज़रों से नहीं देखा जाता था, उन लड़कियों को भी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था कि भाई पता नहीं क्या नाटक करने जाती है, अच्छे घर की लड़कियां ये सब काम करती है क्या। लेकिन अब कलाकार तो अच्छा बुरा नहीं होता, कलाकार कलाकार ही होता है। तो घर में से बोल दिया था कि ये आखिरी प्ले थे। तो मैं रो रही थी कोने में बैठ के कि भाई अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये थिएटर छूट जाएगा, ये एक्टिंग छूट जाएगी। एंड शोभना जी आई और मुझे बोला कि इतना अच्छा परफॉर्म किया तुमने, मतलब प्ले कब ख़त्म हो गया, मैं ऐसे फ्रीज़ हो गई, तुम रो क्यों रही हो। मैंने बोला क्योंकि ये मेरा आखिरी प्ले है, इसके बाद फैमिली ने मना कर दिया है, तो अब पता नहीं ये जो पहला प्यार है वो छूटने का जो दर्द होता है वो दर्द हो रहा था। तो उन्होंने बोला हाँ ये तुम्हारा आखिरी प्ले है, क्योंकि इसके बाद तुम स्टार प्लस का शो करने वाले हो। तो इस तरह से मुझे ऑन स्टेज इतना बड़ा ब्रेक मिला, ऑफर मिला। और कोइंसिडेंटली मेरी जो माँ अभी नहीं है, उनका नाम भी शोभना और इनका नाम भी शोभना। तो जब फ़ोन पे परमिशन के लिए और बातचीत करने के लिए दोनों शोभना ने बात की, तो शोभना देसाई ने बोला कि मैं शोभना देसाई बोल रही हूँ, और मेरी मम्मी ने बोला मैं शोभना उपाध्याय बोल रही हूँ। तो ये बड़ा लाइट मोमेंट था कि हेलो मैं शोभना उपाध्याय बोल रही हूँ। सो ये मेरे लिए, मैंने बोला अरे ये दोनों हंस रहे हैं, एक ही सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में नाम बोलते ही हंस पड़े दोनों। तो मुझे लगता है मेरा काम बन गया। और कहीं ना कहीं ये मैं ये भी मानती हूँ कि ऊपर वाला भी आपको अपनी मंजिल तक ले जाता है। कहते हैं ना जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से उसके पीछे लग जाओ तो कायनात भी आपका, जो भी ये फेमस डायलॉग है, शायद ये रियल लाइफ में भी कितनों की लाइफ में ये सच साबित हुआ होगा। एग्जैक्टली। सो हमारी देवरानी के कैरेक्टर के बाद आपके करियर में कितने चेंजेस आए? करियर में मुझे लगता था कि तब तो जब परफॉर्म करते हैं शो नंबर 1 होता है, हिट होता है, टीआरपी अच्छी होती है, और जब आपका कैरेक्टर स्पेशली हिट होता है, बाहर जाते हो एंड लोग आपको आपके किरदार के नाम से पहचानते हैं, आपकी पहचान बन जाती है, तब तो इतना ये नहीं होता कि आगे क्या होगा। पर हाँ एक चीज़ है कि जब आप पहला नेगेटिव करते हो और हिट हो जाता है, वो नोटिसेबल हिट हो जाता है, लोगों को नज़रों में आ जाता है, तो फिर आपको नेगेटिव किरदार मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और वही हुआ परिणाम कि मुझे उसके बाद नेगेटिव ही ऑफर हुए। मैंने बैक टू बैक नेगेटिव किरदार ही किए, और जहाँ नेगेटिव नहीं किया वहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स किए। जैसे कि दिल की नज़र से खूबसूरत सोनी टीवी पे मेरा एक शो आता था, जहाँ पे मैंने प्रिंसिपल भारती पेरीवाल का रोल किया था। तो वो राजस्थान बैकड्रॉप की स्टोरी थी, और जहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थी, जैसे मोहब्बती का अमिताभ बच्चन ले लो, सेम वैसा किरदार था। तो कहीं ऐसे किरदार करने को मिले जो बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड खड़ूस एंड हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हाँ ये तो है कि आप जिस तरह से रोल करते हो फिर ऑफर्स वैसे ही आते जाते हैं। थपकी प्यार की एंड धरतीपुत्र नंदिनी, दोनों में आपने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है। सो आप प्रेफर क्या करते हैं, नेगेटिव रोल और ग्रे रोल? नेगेटिव मज़ेदार, बहुत मज़ा आता है। धरतीपुत्र तो मैंने एक ऐसे ही दोस्ती में कर लिया था, और तब मैं एक और शो का वेट कर रही थी। तो तब मैंने बोला था कि भाई जब तक मेरा वो शो आ जाता है तब तक मैं करूँगी, क्योंकि उनका काफ़ी मन था कि मैं आऊँ उनके शो में करूँ। तो मुझे भी लगा कि हाँ एक एक्टर को क्या है परफॉर्मेंस और एक्टिंग करना, और ये सबसे ज़्यादा पसंद होता है।
तो वो मैंने धरती पुत्र कर लिया, लेकिन उसमें भी खतरनाक नेगेटिव एंट्री थी। Yes. आते ही मैंने धमाका मचा दिया था। पर थपकी प्यार की में एक स्टोरी है उस रोल को लेकर। मैं थपकी प्यार की जब मेरे सामने शो आया तो मुझे दोनों ही बोला गया था कि आप थपकी की क्योंकि उसकी माँ बाप नहीं दिखाते, उसकी मामी के साथ ही रहती है, Right. जो कि मैं कर रही थी मामी का रोल प्ले, सुधा त्रिपाठी। तो मेरे सामने सुधा त्रिपाठी का भी किरदार आया था और एक आया था। तो मुझे बोला कि मैम इसमें नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हैं, लेकिन तो मैंने दोनों के स्क्रिप्ट देखे, मैंने सामने से बोला कि मुझे ये करना है, अगर ये हो सकता है मेरे लिए तो वो बहुत कमाल का था। क्योंकि माता की चौकी करने वाला है ना, चौकी करते ना सब सर पे बांध के, वो सब शेरावाली मतलब उसमें स्वैग बहुत था। कि कुछ लोग ऐसे देखे होते हैं ना अपने कि भगवान का नाम लेते जाते हैं और सारे मतलब बह जाते हैं, बस अजीब व गरीब काम भी किए जाते हैं। तो ये सुधा त्रिपाठी बड़ा ही स्वैग वाला कैरेक्टर था। नेगेटिव तो था, लेकिन उसमें टच ऑफ कॉमेडी भी था, एक शातिरपना, सब सारे शेड्स थे अच्छाई को छोड़कर। तो उसमें मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया सुधा त्रिपाठी को। सो नेगेटिव रोल में क्रिएटिव फ्रीडम ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा, कोई लिमिट ही नहीं होती। क्योंकि नेगेटिव कैसे भी हंस सकता है, कैसे भी रो सकता है, कोई भी मोमेंट पे कुछ भी कर सकता है। उसके पास इतना फ्रीडम होता है खेलने का कि वो अपने दुपट्टे से या अपने प्रॉप से, या अगर मग पड़ा है तो मग से भी खेलने लगेगा। तो इसमें ना आप बहुत अटेंटिव हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो, आप अपने किरदार में ही ज़्यादा रचे पचे रहते हो, रमे रहते हो कि अब मैं क्या करूं, सोचते रहते हैं कि क्या तकिया कलाम बनाएं, क्या कुछ करें, मतलब कभी भी कुछ भी आप कर सकते हो। तो इसमें मज़ा इसलिए है कि बीइंग एक्टर आपको इतना खुलने का मौका मिलता है, और रियल लाइफ में हम ये सब चीजें कभी नहीं कर सकते। तो जो एक फैंटेसी होती है ना रियल लाइफ की, कि हमें कभी हा करके हंसना या रोने में भी अजीब व गरीब तरीके से रोना, वो सब हम रियल लाइफ में कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब नेगेटिव किरदार करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो एक फन भी अलग ही है। दिन भर नेगेटिव रोल करने के बाद इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं आप? नहीं, एक्टर को ना ये चीज सीखनी पड़ती है कि कब स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना पड़ता है। अच्छा। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जब हम घर से बहुत खुश निकलते हैं, समझो घर में किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है या कुछ सेलिब्रेशन का माहौल है, और जैसे सेट पे जाते हैं रोने धोने के सीन करने पड़ते हैं, मतलब मातम वाले सीन करने पड़ते हैं। इतने खुश आते हैं, हमारे सारे मसल्स ऐसे खुशी वाले हो जाते हैं, लेकिन वहां आके रो धो मातम मनाओ। तो एक्टर को ये सीखना पड़ेगा कि हम जब घर से आते हैं वो अलग मूड है, वो उर्वशी है, लेकिन जैसे एक्शन के बाद हम वो किरदार बन जाते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ के मैं 2 एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी शादी हुई थी, मेहंदी सब लगाया था, हमारी देवरानी का ही टाइम है। और शादी का आई थिंक 7th डे था, और एसीटोन से घिस के क्या कर के मेरी मेहंदी यहाँ निकाली थी, मेकअप से छुपाई थी, और बकायदा मुझे रोने धोने के सीन करने थे। मतलब वो 7th डे था मेरी शादी का, आप समझो कि उतना खुशी का पूरा माहौल, इतना सब कुछ सही, और आके मैं रोए जा रहे हूँ, मेहंदी निकाला, सब कुछ पूरा मतलब। और उससे एग्जैक्टली अपोजिट दिल से दिल तक मैं नेगेटिव रोल करती थी, पोयणी, खतरनाक वाली पोयणी, जो मतलब सिद्धार्थ शुक्ला जो करते थे, और रश्मि देसाई, जैस्मिन भसीन, आपको याद ही होगा दिल से दिल तक। तो उसमें सबसे खतरनाक पोयणी थी जो पीछे ही पड़ी रहती थी शौरवरी के एंड ऑल। तो वहाँ पे मेरा कैरेक्टर बड़ा चुलबुला सा था, कभी भी रो पड़ेगी, कुछ भी आ जाएगा तो रोना चालू कर देगी, और बापूजी बा के पास घुस जाएगी और अपना वो विक्टिम कार्ड खेलेगी, और कभी ऐसे हंसेगी अकेले में कि अब ये कर दूंगी वो कर दूंगी। लेकिन उस दौरान मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी। अक्सर मैं उनको सुबह ऐसा होता था कि 8:30 सेट पे पहुँचना होता था, 8 बजे घर से निकलना होता था, और मैं उनको 5:30 बजे ICU में एडमिट करके निकलती थी। तो वो मेरे लिए बहुत ही टफ टाइम था, बहुत ही टफ टाइम, कि मैं कैसे अपने आप को कंपोज करूं, क्योंकि मैं कर्म में मानती हूँ, कर्म इति धर्म। एक कलाकार का कर्म है कि वो अच्छे से अपनी कला का प्रदर्शन करे, उसको जो एक्ट दिया गया है उसको अच्छे से निभाएं। लेकिन जब ये सब होता था तो मम्मी को एडमिट करके मैं जैसे ही सेट पे आती थी तो किसी को पता नहीं चलता था कि अच्छा अभी एडमिट करके आई हूँ। जैसे ही कट होता था मेरी जो अंदर से भरी भरी आंखें होती थी वो छलक पड़ती थी। ओह माय गॉड। ये है, आपको सीखना ही पड़ता है। आप
चीटिंग नहीं कर सकते। कहते ना, यदि आप अपने काम को प्यार करेंगे तो आपका काम आपको प्यार बिल्कुल, करेगा। आई एग्री विद इट। फ्रॉम दिल से दिल तक से लेके मंगल लक्ष्मी तक जो आपका ग्रोथ, जो आपकी जर्नी, वो आप कैसे देखते हैं उसको? मुझे लगता है कि कलाकार रोज ही सीखता है। ग्रोथ की प्रोसीजर, या आप ग्रोथ नहीं पर सीखने की प्रोसीजर मैं कहूँगी, वो जिस दिन बंद हो गई, आप कलाकार होना खत्म हो गया। एक कलाकार ही नहीं रहेंगे, आप मर जाएंगे। क्योंकि आपको रोज नया सीखना है। हमारा काम मुझे इतना पसंद है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। राइट। जब स्क्रिप्ट हाथ में आती है, कभी कभी ये भी होता है कि हमें सुबह के 3 सीन हाथ में आए हैं, बाकी पूरा दिन हम क्या करेंगे वो भी हमें नहीं पता होता कि बाकी 4 सीन क्या आएंगे Right. और कैसे होंगे। मोटा मोटी पता होता है, लेकिन कितना मज़ा है, कितना मतलब सरप्राइज है, फुल ऑफ सरप्राइज, फुल ऑफ न्यूनेस, एवरी पेज, एवरी सीन, एवरी डे। Okay. तो एक नयापन ख़त्म ही नहीं होता। तो ग्रोथ तो है ही। अगर आप वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हो बीइंग एक्टर, तो आप फिर एक्टर नहीं रहते हो। तो ये जो बदलाव है, रोज़ नयापन है, रोज़ कुछ अलग करना है, वो करते ही रहना है और तुरंत उसमें ढल जाना है। ओके। तो फिर मैं मानती हूँ कि यस, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं सीखती आ रही हूँ और आगे भी सीखती रहूँगी। आपने काफी पहले जर्नी स्टार्ट किया, तो अभी टेलीविजन इंडस्ट्री कितना चेंज हो गया पहले से? बहुत चेंज हो गया है। ओके। लॉकडाउन के बाद स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बदलाव आया है। पहले मुझे याद है कि ऑडिशन के लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता था, जहाँ प्रोडक्शन हाउस की ऑफिसेस होती है वहाँ जाना पड़ता था। तो कभी डबिंग के लिए बड़ी परेशानी होती थी। पहले डबिंग के लिए स्टूडियो जाना ही पड़ता था। ओके। लेकिन अब कभी डब वाले हमारे पास आ जाते हैं, कभी अब आजकल तो फोन्स इतने अच्छे आ गए हैं कि फ़ोन में अच्छे अच्छे माइक से, आप देखिए ये भी कितना अच्छा माइक है। तो इतने अच्छे चीज़ें हो गई हैं, बदलाव आया है, टेक्नोलॉजिकली बदलाव आया है कि हम कहीं से भी डबिंग कर सकते हैं। अभी साउंड भी इतना अच्छे से फिल्टर होके आ जाता है कि अभी हम जॉर्जिया शूट के लिए गए थे, तो जॉर्जिया में बहुत आसपास म्यूजिक बज रहा था, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में शूट किया था, लेकिन जो साउंड था, हाँ थोड़ा हमें एक्टर को थोड़ा पिच ऊपर रखना पड़ता है, लेकिन आप देखो हर चीज़ में बहुत ही बदलाव आ गया है। HD होते हुए मैंने देखा है टेलीविज़न को, पहले HD नहीं था। तो काफ़ी चीज़ें बदली है, एवरीथिंग लाइक टेक्नोलॉजी से लेके सब कुछ। अभी प्लेटफॉर्म्स इतने हो गए हैं कि बहुत सारे एक्टर के लिए बहुत काम की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। ट्रू। टेलीविजन इंडस्ट्री में फीमेल ओरिएंटेड स्टोरीज ज़्यादा रहते हैं, तो आपको क्या लगता है डेप्थ फीमेल्स को ज़्यादा मिलता है यहाँ पे टेलीविजन इंडस्ट्री में स्पेशली? हाँ, टेलीविजन में देखो सिर्फ फीमेल्स ही होती है। यस। मेल्स आर साइड कैरेक्टर। क्योंकि ना टेलीविजन जैसे अपना देश औरतें ही चलाती है, मैं ऐसा मानती हूँ। कि घर पे देखो, स्कूल में देखो, या मेडिकल फील्ड में देखो, या कहीं पे भी देखो, तो ये जो, और सबसे मैं रिस्पेक्ट देती हूँ हाउस वाइफ्स को, जो घर पे रहती हैं, पूरा दिन अपने घर को चलाती है, घर के सारे लोग अच्छी तरह से अपने काम पे जाए, बच्चे स्कूल जाए या घर के बुजुर्ग हैं उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए, ये सब कुछ अपने जो गृहिणी है वही करती है। बिल्कुल। तो जो गृहिणी का रोल है कहीं ना कहीं वो डेली सोप में दिखाया जाता है, और अक्सर उनके लिए यही एक एंटरटेनमेंट का जरिया है कि भाई कैसे एक हीरोइन आती है बहू बन के, फिर उसके सारे रिश्तों के साथ ताने वाने एंड ऑल। तो यस, फीमेल कैरेक्टर का तो बहुत ही प्रभाव है टेलीविज़न इंडस्ट्री में, और वही चलती आ रही है। आप एक स्ट्रॉन्ग मदर से लेके मदर इन लॉ तक के जर्नी सफ़र किया है, तो ये जो ट्रांजिशन है, आप आपके ऑडियंस को क्या मैसेज दे सकते हो आप? देखो, इंसान हर स्टेज पे बदलता है। बिल्कुल। हम जैसे बचपन में थे वैसे हम लाइक पैदा हुए तब से देखा जाए तो हमारे दांत नहीं होते, दांत आते हैं, फिर चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, समझना सीखते हैं, सीखना सीखते हैं, है ना। तो पढ़ाई करने जाते हैं, स्कूल, फिर कॉलेज, फिर शादी होती है, प्यार में पड़ते हैं, ब्रेकअप होता है, बहुत कुछ होता है। इट्स अ जर्नी। फिर आप माँ बनते हैं, फिर आपके बच्चे बड़े होते हैं, तो ये एक जर्नी है, और इस जर्नी में हर इंसान बदलता है। बिल्कुल। तो ये बदलाव ही हम एक अच्छी तरह से हम कोई भी डेली सोप हो, सीरियल हो, इसमें हम किसी एक किरदार की जर्नी दिखाते हैं कि उस जर्नी में आपको अपने आप को कितनी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है, उन कसौटियों से गुजरना है, सही और गलत में से आपको किस तरह से सही को चुनना है और किस तरह से गलत को अवॉइड करना है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी रामायण या महाभारत भी ले लो, जर्नी सभी की जर्नी ही होती है,
जहाँ से हम सीखते हैं अच्छाई और बुराई दोनों में से आपको क्या चूज बिल्कुल। करना है। तो मैं डेली सोप, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं समाज का ही आईना है राइट। जिसको बहुत अच्छी तरह से परोसा जाता है। थोड़ा मिर्च मसाला तो ज़रूरी है प्रेजेंटेबल तो उसको करना ही पड़ता है। यस। ऑन स्क्रीन मदर एंड मदर इन लॉ से आप ऑफ स्क्रीन माँ कैसी हो? ऑफ स्क्रीन माँ मैं बिल्कुल अलग हूँ। हाँ। और कैसी माँ हूँ वो तो मेरे बच्चे ही बता सकते हैं। Right. लेकिन मैंने अक्सर मेरी मॉम को देखा है, मेरी सासू माँ को देखा है। और मेरी मॉम, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग, मेरे 4 भाई हैं, मैं इकलौती बहन हूँ। ओके। और मेरे कज़िन भी मतलब उनको ही मेरी मॉम ने ऑलमोस्ट पाला, बिकॉज मेरी बड़ी मम्मा नहीं थी। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि आप जैसे भी हो, जो भी हो, घर पे मतलब अपना पूरा किरदार, कभी कभी क्या है, कुछ बच्चे घर पे अलग होते हैं, बाहर बिल्कुल। अलग होते हैं। तो बाहर वाले बोलते हैं आपको पता नहीं आपका बेटा या बेटी तो ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो बस मम्मी ने बोला कि मुझे वो कभी नहीं सुनना है। मतलब कभी Okay. कोई बाहर वाला आके बोले कि जो शट अप, मैं बोल सकूं, मुझे पता है कि वो क्या करता है क्या नहीं, और वो क्या करती है क्या नहीं। तो मेरे बच्चों को भी मैं, बिकॉज हम लोग दोनों ही हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, मैं पूरे बिल्कुल। टाइम शूट पे रहती हूँ, 17-18 घंटे बाहर, कभी आउट ऑफ मुंबई, जैसे अभी जॉर्जिया गई थी, या कभी मोस्टली आउट ऑफ मुंबई शूट होता है, तो बच्चे अकेले घर पे होते हैं। तो मैं उनको वही बोलती हूँ कि बेटा, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप खुद को ही समझाओ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सही और गलत आपके सामने है, मैं दोनों ही चीज़ें रख देती हूँ। Right. सही के प्रोज एंड कॉन्स और गलत के प्रोज एंड कॉन्स, कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सब सामने रख देती हूँ। अब आप चॉइस करो कि आपको क्या करना है। दैट्स नाइस। तो मैंने उनको अब तक ऐसे ही बड़ा किया है। और बड़ा वाला मेरा बेटा है 14 साल का है, छोटा वाला 11 साल का है। और वो सब मुझे तारीफ करते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चों को संस्कार तुमने बहुत अच्छे दिए। और मैं यही कहती हूँ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, वो खुद ही बहुत संस्कारी हैं। देयर मदर इज अ स्टार, दे नो। तो हाँ, मतलब पर यही है कि कभी कभी हमें बच्चों को, वही मैं आजकल के पेरेंट्स को भी अक्सर ये मैसेज देती हूँ कि आपके बच्चों को सुनो, आपके बच्चों के ड्रीम्स के बारे में सुनो। उनकी जब बक 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 चालू हो जाती है, स्कूल से आते हैं, तो उनको इग्नोर मत करो। आजकल की मम्मियों को मैंने देखा है कि भाई अगर घर में 4 मेंबर हैं तो चारों के हाथ में 15 मिनट मुश्किल से बात करते हैं। ओह, इज इट? यस, इज इट। बात होती है, फिर सब फोन पे लग जाते हैं। अरे भाई ये क्या है, फोन मतलब होना ही नहीं चाहिए भाई। घर पे आओ तो एक, आप सबके घर में एक फोन का जोन बनाओ कि भाई आपके फोन यहाँ पे जमा करवाओ। ऐसा घर में एक मजेदार, जैसे चाबियों का होता है ना, वैसा फोन का आप बनवाओ। घर में फोन यूज करना ही नहीं है। फैमिली से बात करो, उनके सपनों को सुनो। जब खाना खाने बैठते हो तो सिर्फ खाना मत खाओ, खाना खाते खाते पूरे दिन की जो भी उनके साथ हुआ है वो सब शेयर करो। आज ये मज़ा आया, यहाँ पे बुरा लगा, ये हुआ वो हुआ। तो वही तो हम पहले करते थे। दैट्स फैंटास्टिक। तो अब यही सब मिसिंग है। और बस मुझे जब भी, मतलब मैं शूट पे आती हूँ तो घर जाती हूँ तो कुछ नहीं होता, मेरा फ़ोन वहीं कहीं पड़ा रहता है। Okay. और मैं उनके साथ खेलती हूँ, कूदती हूँ, बैठती हूँ, टाइम पास करती हूँ। वो जो भी मुझे बोला, अच्छा मम्मा ये हुआ वो हुआ, उनकी राइटिंग ये वो देखना, कोशिश करती हूँ कि उनके, फिर मेरा पूरा टाइम उनका हो। ओके। आपने अभी बताया कि यू आर वर्किंग फॉर 17-18 आवर्स एवरी सिंगल डे। Is it possible for a human being? No, it's Not really possible tough. for a human being, but Right. possible for actors. 17-18 hours is too much for work. समटाइम डेली सोप है, क्या होता है, कभी कभी टेलीकास्ट रुक जाता है, कभी एपिसोड्स नहीं आते। Okay. और कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, कभी शूट करने के बाद वो चीज़ें मतलब एडिट होके हटानी पड़ती है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि भाई अच्छा अब तो ओवर टाइम करना पड़ेगा, अच्छा अब तो ये, क्योंकि एपिसोड आपको देना पड़ता है। हम मंडे टू फ्राइडे होते हैं, पहले तो हम पूरे महीने हमारा टेलीकास्ट चलता था, मतलब 30 डेज का टेलीकास्ट था। Okay. अभी अभी बिग बॉस आया तो हम लोग मंडे टू फ्राइडे हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है। और जब ऐसा नहीं होता तब तो समझो कि जैसे रोज कैसे दाल चावल सब्जी रोटी घर में बनता ही बनता है। Right. वैसा वाला सीन होता है, तो काम तो करना ही पड़ता है। और कभी ऐसा होता है कि आपका सीन नहीं है तो 2 दिन की एक साथ छुट्टी भी मिल जाती है। कौन से ऐसे कैरेक्टर है आपके सारे सीरियल्स में से सबसे ज्यादा इमोशनली ड्रेन किया आपको, चैलेंजिंग था सबसे ज्यादा आपके लिए? देखो, चैलेंज तो
इमोशनली ड्रेन तो कोई नहीं करता, पर आपको इमोशन लगाने पड़ते, चाहे वो गुस्से वाले हो या कैसे भी हो। Right. लेकिन हमारी देवरानी का जो कैरेक्टर था मेरा मंजुला, हाँ, वो काफी डिफरेंट था, बहुत Right. बहुत ही डिफरेंट था। Yes. उसमें मुझे, हालांकि सबको मेरा नेगेटिव पार्ट ही याद है कि भाई बहुत, क्योंकि बहुत खतरनाक नेगेटिव मैंने किया था। लोग मुझे, तब तो वो 2007-8 से लेके 12 का जमाना था, कहीं बाहर गई तो दादियाँ वादियाँ मुझे मारने आ जाती थी कि तू तो साली कितनी ऐसी है वैसी है, मतलब कितना दुख देती है। तो वो दौर था। तो ये भी मैंने देखा है। लेकिन हमारी देवरानी में मैंने काफ़ी, मतलब आए ट्रैक्स ऐसे आए जहाँ पे मैंने इमोशनल प्ले भी करने को मुझे मौका मिला, जहाँ पे मुझे कॉमेडी करने का भी मौका मिला, ड्रीम सीक्वेंस भी कमाल के थे। तो हमारी देवरानी को मैं ऑलवेज याद करती हूँ कि वो एक कमाल का था किरदार। बाकी तो मेरे काफ़ी ऐसे रोल्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है। कुसुम जो अभी मैं कर रही हूँ मंगल लक्ष्मी का, Yes. कुसुम ने भी मुझे, जैसे नेगेटिव में मैंने अपना एक बेंचमार्क सेट किया था, या मुझे लगता था कि यस नेगेटिव में ये मंजुला मंजुला हो गया था, वैसे ये कुसुम का किरदार है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कि अब तक इतने सालों से ऐसी कमाल की सास कभी नहीं दिखाई टेलीविजन में, बिल्कुल, जो बहू को इतना सपोर्ट करती है। Yes. एक स्त्री दूसरी स्त्री को, लोग अक्सर बोलते हैं कि दुश्मन ही होती है, Absolutely. पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। कि कुसुम है वो अपनी बहू को बहुत अच्छे से समझती है। सौम्या जो कि घर में आ जाती है, अपने बेटे की गर्लफ्रेंड है और बाद में शादी करके आ जाती है, तो वो कोशिश करती है कि चलो बहू बन गई है तो वो जैसी भी है उसको एक्सेप्ट करो। तो कुसुम का किरदार ना बहुत कुछ सिखाता है, सोसाइटी में बहुत अच्छे मैसेज देता है। देखो बीच में ऐसा ऊपर नीचे चलता है क्योंकि डेली सोप है, अब हमेशा एक समान नहीं होता, कभी ऊपर नीचे कैरेक्टर होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कुसुम का किरदार बहुत ही कमाल का है। Right. उसने अपनी जो छोटी बहन गायत्री है, हाँ. यानी कि लक्ष्मी की शादी भी उसके घर पे करवाई। हाँ. कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कुसुम सबसे आगे रहती है। तो कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो आपके दिल के करीब है? दिल के तो मेरे काफ़ी कैरेक्टर्स है जो करीब है, और क्योंकि मैंने लकीली बहुत नेगेटिव, लेकिन जैसे मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स भी किए हैं। तो हमारी देवरानी का मंजुला है, वो मैं अक्सर याद करती हूँ कि मेरे नेगेटिव किरदारों में वो बहुत ही अलग था। बहुत ही ड्रामा था उसमें। मतलब रोते रोते वो ऐसे आंसू पोंछ के निकल जाती है और आगे, और उसका एक जो सिग्नेचर ऐसे पल्लू वाला स्टाइल था, हाँ. वो बहुत हिट हुआ था। Yes. तो मेरा एक और, जो जैसे मैंने बोला कि दिल की नज़र से खूबसूरत, हाँ. उसमें भारती पेरीवाल जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट कॉलेज के प्रिंसिपल, उसमें मुझे काफ़ी, जिसमें आपको चैलेंज लगता है ना, वो दिल के करीब हो जाता है। जो आपको बहुत रुलाता है, सताता है, परफॉर्म करने में बहुत तड़पाता है वो, क्योंकि आप उस कैरेक्टर में ही जीते हैं ऑल द टाइम। तो जो दिल की नज़र से खूबसूरत में जो प्रिंसिपल का रोल था, उसमें भी मुझे काफ़ी चैलेंजेस थे कि बहुत कम एक्सप्रेशन में, अति शुद्ध हिंदी बोलने वाली, अति डिसिप्लिन, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन प्रिंसिपल, जो कि डार्क है, लेकिन उसके डार्क कलर का उसको कोई दुख नहीं है। Okay. उसको लगता है कि सुंदरता और ज्ञान का कोई हाँ लेना देना नहीं है। ब्यूटी विद ब्रेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कोई है। नहीं, वो बोलते कि मतलब सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, ज्ञान सब कुछ होता है, ज्ञान की सुंदरता होनी चाहिए। तो वो उनका एक, तो ये मेरा किरदार भी मुझे काफ़ी दिल के करीब है। और पोइनी का कैरेक्टर जो दिल से दिल तक में था, वो भी काफ़ी चटपटा कैरेक्टर था। उसमें मुझे जो कॉमेडी करने का कभी हिम्मत नहीं मिला, वो मुझे वहाँ से हिम्मत मिला। मुझे बराबर याद है कि शशि मैम ने बोला था कि देखो उर्वशी जी, ये एक ही किरदार ऐसा है जो हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। तो मतलब आपको वो एक खेलना है बीच में। Right. तो मैंने बोला अच्छा, ये उनका मुझे बराबर लाइन याद था कि हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। तो जहाँ मौका मिलता था तो ऐसे कुछ मतलब कर देती थी कि लाइक लोग बोलते अरे यार क्या कर देती है पोइनी। और ये जो कुसुम है मेरे सारे किरदारों से अलग, बिल्कुल अलग है, पॉजिटिव एंड रिफ्रेशिंग है, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग। मुझे आप मानोगे नहीं, इतने डीएम्स आते हैं कि आपको देखकर हमारी सास सुधर गई है। जब से आपको देखा है ना, तब से मेरी सास ने मुझ पर मतलब ताने मारना, मतलब मुझे मैके वालों को लेकर सुनाना कम कर दिया है। और अभी तो बहुत ही एक अवार्ड फंक्शन में गई थी, बहुत ही हार्ट टचिंग इंसिडेंट था कि जो बाउंसर, फीमेल बाउंसर थी,
वो मैंने बोला मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, तो मैं वॉशरूम तक गई, तो बोले मैम मैं आपको लेके चलती हूँ। जैसे हम लोग एंटर हुए, वो मेरे पैरों में गिर गई और रोने लगी। तो लाइक मैंने बोला क्या हुआ? अक्सर फैन्स ऐसा करते हैं, हमें देखते हैं तो उनको रोना आ जाता है। मैंने उसको उठाया कि मैम आज ये मैं जो काम कर पा रही हूँ, आपकी वजह से कर पा रही हूँ। मेरी सासू माँ को मैं बार बार आपका कैरेक्टर दिखाती थी, देखो कुसुम कितना सपोर्ट करती है मंगल को, लेकिन आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। तो आपको देख देख के मेरी सास में इतना परिवर्तन आया कि आज मुझे काम करने दे रही है। तो मुझे लगता है कि यहीं पे कलाकार की लाइफ सफल होती है, जहाँ पे वो अपने कैरेक्टर के थ्रू, अपने किरदार के थ्रू लोगों की जिंदगियों को टच करता है, उनको बदलने में उनका थोड़ा सा ही सही लेकिन योगदान होता है। तो मुझे अपने आप को मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे इतना कमाल का किरदार करने का मौका अभी मिल रहा है, अभी मैं कर रही हूँ। और कुसुम ऐसा है कि अगर उसकी गलती होती है तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करती है। हमने देखा है अक्सर कि कुछ एज के बाद लोग इतने स्टबन हो जाते हैं या अजीब हो जाते हैं कि उनको गलतियों का एहसास होता है लेकिन एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन कुसुम का किरदार ये सिखाता है कि एक स्त्री ही स्त्री को समझ सकती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसी दर्द से गुजरी है। तो उसको अच्छे से पता है कि उसको क्या हो रहा होगा, तो वो अच्छे से कहीं ना कहीं मंगल को समझती है, कहीं ना कहीं वो पूरी सिचुएशन को समझती है। ड्रामा नहीं क्रिएट करना और उस सिचुएशन को अच्छे से कैसे बाहर निकालना, वो कुसुम को अच्छे से आता है। तो कुसुम से काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला है। और जब लोग आके मुझे मिलते हैं और थैंक यू बोलते हैं तो मुझे लगता है कि यस। कोई ऐसा सीरियल के ऑफर है जिसको आपने ना कहा? हाँ, ऑफ कोर्स काफ़ी ऐसे सीरियल्स आए हैं मुझे ऑफर्स, जहाँ पे मैं पूरा किरदार सुनती हूँ और फिर मुझे लगता है कि इसमें मैं क्या ही कर लूँगी। मतलब इसमें देखो, मैंने सबसे पहले आपको एक वर्ड बोला था कि एक्टर एंजॉय करना चाहिए पहले। अगर हम परफॉर्म करते करते एंजॉय नहीं करते तो ऑडियंस एंजॉय नहीं करेगी। तो सबसे पहले करने में हमें मज़ा आना चाहिए। तो मैं जब स्क्रिप्ट या हमारे पास एक मोटा मोटा स्टोरी लाइन आता है या क्रिएटिव से एक डिस्कशन होता है कि भाई ऐसा ऐसा ये किरदार रहेगा, तो सुन के ऐसा लगता है कि अच्छा, फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं, वेट करते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। ओके। टेलीविजन इंडस्ट्री में जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो आज मिसअंडरस्टूड है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सो इज इट रियल? देखिए, बातें तो तभी होती है जब बातें होती है एक्चुअली। पर मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला कि मेरा पहला ही शो हमारी देवरानी, मुझे ईश्वर ने ऐसे परोस के दे दिया था सीधा। मतलब ना मुझे ऑडिशन के उस पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, कि ना मुझे कोई ऐसा कास्टिंग डायरेक्टर का फेस भी मैंने नहीं देखा। तो मुझे बहुत ही आसानी से एक एंट्री मिल गई। मैंने जो स्ट्रगल किया वो स्ट्रगल टेलीविज़न तक पहुंचने तक का ही था। अपनी फैमिली के सामने ये प्रूव करने का मेरा स्ट्रगल था कि भाई मैं एक्टर हूँ। और हमारी देवरानी माता रानी की कृपा से पूरा 5 साल चला। और उसके बाद जब आप एक हिट शो कर लेते हो, उसके बाद ना आपके पास ऑफर्स की कमी नहीं होती। तो एक के बाद एक फिर आप तो एक सीनियर एक्टर की कैटेगरी में आ जाते हो। फिर लोग सीधा हमें पूछते हैं तो एक रिस्पेक्ट के साथ फ़ोन करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी आपका रिस्पेक्ट बनाए रखना पड़ता है। आप अगर सामने वाले को पूरा हाथ देंगे तो वो आपको ही पकड़ लेगा। तो यहाँ पे आपको एक थीन लाइन समझना है कि किसी को उंगली भी पकड़ने का मौका नहीं देना है। आपको अपने दायरे में रखना है और सामने वाले को उसके दायरे में। तो थोड़ा बहुत तो देखो। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये ग्लैमरस इंडस्ट्री है इसीलिए बहुत लोग इसकी चर्चाएं करते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर फील्ड में कोई ना कोई जगह पे कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी चलती रहती है जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो हमारी इंडस्ट्री तो ऐसे ही बदनाम है, लेकिन सब जगह पे काफ़ी कुछ चलता ही है। So, आज आप जो पानी पी रही है माइक्रो फिल्टर से है, ये कम्प्लीटली अल्कलाइन वाटर है। विराट कोहली जो ब्लैक कलर के वाटर को प्रमोट करते हैं, दिस इज नॉट इन ब्लैक कलर बट सेम कंटेंट है इसके अंदर। तो किसी को भी अगर ये पानी पीना है तो प्लीज कांटेक्ट माइक्रो फिल्टर। यस, और आपको पता है मेरा फेवरेट ड्रिंक भी पानी ही है। ओके। तो अगर पानी हमें इतना प्योर मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। इट्स लाइक हिमालयन वाटर। यस, so that's why I'm enjoying water. Thanks माइक्रो फिल्टर। आपका ऐसा कोई रोल है जो आपको ही बहुत ज्यादा सरप्राइज करते हैं आज भी?
कि मैंने ये कर लिया। यस Yes. यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी कि नॉट फ्रॉम टेलीविजन बट मेरा एक प्ले था, ओके। गुजराती प्ले था, और वो प्ले मल्टीलैंग्वेज कंपटीशन में भी गया। वो सेम प्ले के लिए मुझे 11 बार अवार्ड मिला। क्या नाम है उस? अने एक दिवस, Okay. मतलब हिंदी में बोले तो और एक दिन। ओके। तो और एक दिन ऐसा हुआ। तो उस प्ले के लिए कहते हैं ना, कभी आपकी किस्मत में कुछ चीजें होती हैं लेकिन बीच में कहीं ना कहीं रोड़े आ जाते हैं, पर वो आपकी किस्मत में लिखा है तो घुमा फिरा के आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो आपके पास ही आता है। तो वो किरदार मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ का चैलेंजिंग था, हद से ज़्यादा चैलेंज थी। एक तो मेरी एज बहुत छोटी थी और मुझे 6 बच्चों की माँ का रोल प्ले करना था उस प्ले में। ओह माय गॉड। और उसमें वो वेपन लेके ही पूरे प्ले में घूमती रहती है। अच्छा। क्योंकि वो फाइट करती है, लड़ाइयाँ करती है, उसके बच्चों को, मतलब ये रियल सत्य घटना पे आधारित प्ले था कि जहाँ पे उसकी बेटी जो बचपन में विधवा हो जाती है और उसके बाद उसका वो पुनर्विवाह करवाती है, और उसके बाद उसके साथ जो घटनाएं घटती है पूरे परिवार के साथ, और कैसे वो लड़ती हैं पूरे समाज से, सोसाइटी से, अपनी बेटी को बचाती है, कैसे उसका जो दोबारा शादी करवाई उसके बाद भी क्या क्या नहीं होता उस लेडी के साथ, वो पूरी उसकी जर्नी के बारे में वो प्ले था। तो वो ना फिर पूरे गांव वाले उसके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं, सब कुछ होता रहता है, तो वो ना एक वेपन लेके ही घूमती है कि जैसे कोई आएगा मैं लड़ाई करूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो मुझे लगता था कि अरे इसके साथ हम रियल लाइफ में तो हम थोड़ी रोज हथियार लेके Right. घूमेंगे, पर उस टाइम पे मुझे लगा कि इस हथियार को मुझे ऐसे पकड़ना है कि जैसे ये मेरा शरीर का ही कोई पार्ट हो। तो फिर मैंने उसको सीखने के लिए, उसको अपने शरीर का एक अंग बनाने के लिए, मुझे याद है कि मैं अपने घर में भी उसको लेके घूमती थी। खाना खाने बैठे तो अच्छा ऐसे काछड़ा लगा के, यस, और उसको बाजू में रखा और वैसे देसी स्टाइल से खाना खा रही हूँ। Nice. या तो मुझे वॉशरूम भी जाना है तो मैं उसको कहीं बाहर टिका के फिर मैं जा रही हूँ, या तो मुझे स्कूटी चलाना है तो फिर मैं सोचती हूँ अच्छा मैं अगर ऐसा करना है, मतलब मेरी छोटी से छोटी एक्शन में कहाँ मैं उसको इतनी अच्छे से खूबसूरती से एडजस्ट कर सकती हूँ, कैसे मैं उससे खेल सकती हूँ, और कैसे मैं उसे लोग देखे तो बोलेंगे कि वाह ये सच में ही वो खेती करने वाली औरत है और ये बस कंफर्टेबल है। फिर उसकी जो भाषा थी वो भी काफ़ी डायलेक्ट वाली थी, तो उस लैंग्वेज के जो भी एक्सपर्ट थे वो आके बोल रहे थे कि कोई कह नहीं सकता कि आप मतलब वहाँ की नहीं है, हमसे अच्छा तो आपका डायलेक्ट है और आपका। तो ये इसमें मुझे काफ़ी मेहनत लगी और वो किरदार मेरे दिल के ऑलवेज करीब है, और वो मैं हमेशा जब भी आज भी कहीं अटकती हूँ, क्योंकि वो सत्य घटना पे आधारित था, ओके। तो मैं उनको याद करती हूँ, कहीं अटक जाती हूँ तो आंखें बंद करके उनको बोलती हूँ कि आप आइए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और बाकायदा मुझे उनकी प्रेजेंस फील होती है, क्योंकि जिन्होंने अपने परिवार के लिए लड़ी, सच्ची बात के लिए लड़ी, और मैंने उनकी कहानी जब लोगों के सामने लाई तो कहीं ना कहीं मैंने भी संघर्ष वो फील किया। तो मैं वो किरदार को बहुत ही पसंद करती हूँ और आज भी मुझे वो उतना ही मतलब मैं अलग ही लेवल पर पहुंच जाती हूँ जब मैं हमारी मतलब ये बात को याद करती हूँ। और हमारी देवरानी भी मुझे शायद उसी की वजह से मिला, क्योंकि जिस प्ले की मैं बात कर रही थी वो परफॉर्मेंस वही प्ले का था जब शोभना जी ने मुझे पहली बार देखा। ओके। सो इतने सारे नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के बाद आपके जो ऑडियंस है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन रियल लाइफ? इन रियल लाइफ बहुत ही अलग अलग रिएक्शन होते हैं सबके। कुछ लोग बोलते हैं अरे आप ऐसे रोल क्यों करते हो, आप तो रियल लाइफ में बहुत अच्छे हैं। तो कभी ऐसा होता है कि मेरे शूट पे या कुछ लोग मुझसे बात करने से कतराते हैं कि ये तो बड़ी खतरनाक है, ये तो बड़ी एरोगेंट है, मतलब अभिमानी है, मतलब पता नहीं गुस्से वाली है। तो मुझे लेकर बहुत सारे अलग अलग लोगों के विचार होते हैं कि ऐसी है वैसी है, पता नहीं कैसी है, क्योंकि हम जिस तरह से किरदार करते हैं, हम रूबरू मिलने का मौका तो जैसे कि बहुत ही कम ही मिलता है। और आम लोगों से हम रूबरू मिलेंगे तो कभी फ्लाइट में मिल गए, तो कभी कहीं मॉल में मिल गए, तो कभी थिएटर में मिल गए, सिनेमा हॉल में मिल गए, तो वो मिलना नहीं होता, वो सिर्फ नज़र मिलना होता है। तो वहाँ पे हम क्या ही बोल देंगे। तो लोगों को अक्सर हमें देखते हैं तो सीधा वो सारे किरदार दिखने लगते हैं, जैसे रावण के 10 सर हो वैसे मेरे सारे किरदार उनको दिखते हैं, यही वो खतरनाक लेडी है जो ऐसी है वैसी है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें तो है। जब मेरी शादी भी हुई तो मेरे हस्बैंड को सब बोलते अरे तुमने इतनी खतरनाक लड़की से शादी कैसे कर ली।
ओटीटी आने के बाद टेलीविजन इंडस्ट्री में कितना इम्पैक्ट आया? ओटीटी आने के बाद अच्छा ही हुआ है इम्पैक्ट। देखिए अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि डेली सोप है या टेलीविज़न है वो तो चलता रहेगा, क्योंकि हमें एक आदत बन गई है। अभी भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में और जहाँ पे जिनको ओटीटी प्लेटफॉर्म और वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ओटीटी में अभी इतना वो कुछ भी दिखाते हैं, कभी कभी हमने देखा है। तो जो परिवार बैठ के देखता है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें ही लोग देखना पसंद करते हैं जो परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। और गांव में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे डेली सोप देखने की लोगों को आदत पड़ गई कि भाई सब्जी काटते हुए अच्छा तुम मेरे घर आ गई, मैं तेरे घर आ गई, कुछ काम करते करते ऐसे डेली सोप देखते रहते हैं, उनके साथ रोते हैं, उनके साथ हंसते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, अरे बाप रे इन्होंने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूँगी। हमारी कपड़े, हमारी मतलब जो स्टाइल है, साड़ी पहनने की स्टाइल है या बिंदी या चूड़ियाँ, जो हमारी फैशन है, उनको लगता है कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया, इसके साथ ये मैचिंग किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं एक संस्कृति की तरह जुड़ गई है। तो टेलीविज़न और ओटीटी अलग है, टेलीविज़न अलग है। आजकल का जनरेशन ओटीटी ज़्यादा देखता है। यस। सोशल मीडिया कितने ज़्यादा इम्पैक्ट किया है एक एक्टर की लाइफ में? काफ़ी इम्पैक्ट किया है। मतलब आजकल मैंने देखा है कि एक्टर नहीं, मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट किया है। पूरी दुनिया मतलब आप कहीं पे भी जाओ, कहीं आपको रील्स बनाते हुए लोग दिखेंगे। टिकटॉक बंद हो गया तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ सदमा हो गया लोगों को। तो ये सोशल मीडिया है वो आजकल खाने से पहले पोस्ट करो, कहीं गए तो पोस्ट करो, कहीं ये किया तो पोस्ट करो। और एक्टर्स को भी जज किया जाता है समटाइम्स। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं, मुझे लगता है कि हर चीज पोस्ट करने के लिए थोड़ी ना होती है। कुछ चीजें हमें लगता है कि नहीं हमारे लाइफ प्राइवेट होना चाहिए। मैं तो बहुत मानती हूँ। मैं बहुत कम अपनी पर्सनल पोस्ट करना पसंद करती हूँ, अपनी फैमिली की या बच्चों की या मेरी कुछ ऐसी मोमेंट जो सिर्फ मेरी है। देखिए हम पब्लिक फिगर हैं, हम अक्सर कहीं बाहर जाते हैं तो कहाँ क्या मूड से हम निकलते हैं वो मूड लेके हम बाहर नहीं निकल सकते। हमें एक पोकर फेस लेकर निकलना पड़ता है। कहीं ये भी हो सकता है हम शादी के लिए जा रहे हैं तो लोग हमारी मेहंदी से समझ जाते हैं कि हाँ कुछ तो चल रहा है मैम के परिवार में। पर कहीं कुछ ऐसी सैड चीज़ें हो रही जहाँ पे हमें कहीं जाना पड़ता है तो हमारे कपड़ों से देख लेते कि अच्छा, तो ऑलरेडी लोग हमें देखकर बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। ऊपर से मुझे नहीं लगता कि हमें बार बार इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया के लिए करनी चाहिए। हाँ कभी कभी ज़रूरी होता है कि देखो इतने सारे कलाकार हैं, कभी कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई लोगों को करंटली, जैसे मैंने काफ़ी वेट लॉस किया तो अभी मैं कैसी दिखती हूँ वो मेरे सोशल मीडिया से पता चल जाता है। तो इसके लिए कभी ये चीज़ें अच्छी भी होती है, कभी सपोर्ट भी करती है। वही अगेन मैं बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको ही समझना है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ को कितना पब्लिक करना है, कितना आपको लोगों को दिखाना है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है वो पावर है और उस पावर का आपको सदुपयोग करना है। ओके। इस इंडस्ट्री में जो विमेन जब एज करती है इसका इम्पैक्ट पड़ता है उनके रोल्स पे? मुझे लगता है कि हर एज को ना हमें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत यंग एज में बड़ी माँ का रोल कर लिया था। जब लोग हीरोइन का रोल करते हैं तब मैंने बड़ी माँ का रोल किया था, क्योंकि मुझसे रोमांस नहीं होता था। मैंने बोला था भाई मुझे हीरोइन नहीं बनना है, मैं रोमांस नहीं कर सकती। तो बहुत यंग एज में मैंने बड़ी माँ का रोल कर लिया था। बहुत कभी कितनी बार ऐसा हुआ था कि मेरे बेटे की एज और मतलब जो मेरे बेटे का रोल सेम हमारी एज होती है, और पर फिर भी हाँ मैं बेटा बेटा बोलती हूँ और उस तरह से करती हूँ। तो एज का तो है देखो, पर मुझे ऐसा लगता है कि एज का इफेक्ट से ज़्यादा आपको आपकी एज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। और आप जो चीज़ में कंफर्टेबल हो वो चीज़ करना चाहिए। बाकी तो देखो आजकल आप देखो कि हीरोइन इतनी छोटी छोटी एज की लड़कियां आती है टेलीविज़न में या फिल्म्स में, और या लड़कों को इतनी एज का वो नहीं होता, वो लड़के लंबे समय तक वो हीरो ही बनते रहते, लेकिन लड़कियां यंग आती है। तो डेली सोप में जो शूटिंग होते हैं ये कितना टफ रहता है जो आपके ऑडियंस को या फिर ऑडियंस को पता ही नहीं रहता है? ऑडियंस को लगता है कि वाह, क्योंकि हम जो पोस्ट करते हैं वो पोस्ट देखते हैं कि वाह उनकी लाइफ तो कितनी पिंक एंड पर्पल है और कितने मज़े करते हैं। दिवाली की पोस्ट देखो तो अच्छा दिवाली, ये फलाना फेस्टिवल, वो दिन का फेस्टिवल, वो तो जो लाइफ दिखती है एक्चुअली वो होती नहीं है। कभी कभी हम लोग अभी जॉर्जिया से आए तो एक दिन हमारा ऐसा था कि जब हम मतलब सुबह
12:30 बजे मैं घर से निकली और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं 8:30 घर आई। तो पूरा राउंड द क्लॉक हमने शूट किया। तो हम कितने थक जाते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और ऑडियंस को हमारी थकान तो दिखानी ही नहीं है, क्योंकि लोगों को नहीं पता ना कि हम पूरी नाइट शूट कर रहे हैं, पूरे दिन हमने शूट किया है। तो वही एनर्जी, वही फ्रेशनेस एंड वही तरोताज़ा दिखना है, वही किरदारों में दिखना है। ऐसे नींद आए वैसा वैसा बिल्कुल नहीं दिखना है। तो ऑडियंस को तो वही दिखता है जो हम उनको दिखाते हैं। यस, ओके। ये शायद सबको नहीं पता था। सो आप जब फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, स्विच ऑन कैसे करते हैं? देयर इज अ बटन? नहीं, हमें लगता है कि जब हम परफॉर्म करते हैं, हाँ, स्पेशली मैं ऐसा मानती हूँ कि वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बन जाता है। कल को ऐसा ना हो कि हमारी ही वो चीज़ हमें देखकर बुरा लगे। तो एक कॉन्शियसनेस होती है, एक अटेंटिवनेस माइंड में होती है कि भाई ऐसा परफॉर्म नहीं करना है कि कल को हमें खुद का परफॉर्मेंस देखते हैं, घर जाके हम भी कभी देख लेते हैं तो हमें देख अरे ये क्या कर दिया। ऑडियंस तो बाद में देखेंगी, कभी फ्लो में ऑडियंस वो निकल भी जाता है, म्यूजिक, एडिटिंग, काफ़ी चीज़ें अंदर आ जाती है जिससे कभी वो सीन्स निकल जाते हैं। लेकिन कहीं एक ऐसा टीचर बैठा है, एक जज बैठा है जो हमारे अंदर होता है, जो हम खुद को ही जज करते रहते हैं, हम खुद को ही डांटते रहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया, अरे ये अच्छा नहीं हुआ, ये सीन ऐसे हो सकता था, अरे ये डायलॉग ऐसे बोलना चाहिए था, अरे थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी पी लेना चाहिए था, थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें एक्टर खुद को ही कहता रहता है, क्योंकि एक जो शिद्दत से हम एक्टिंग करते हैं, जो हम इसके लिए जीते हैं, इसके लिए मरते हैं। कहते हैं ना, एक्टर को सबसे ज़्यादा पसंद है तालियां और सबसे ज़्यादा डर लगता है गालियों से। तो गालियां हम कभी कभी खुद को दे देते, करे तुमने क्या परफॉर्म कर दिया। तो सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है कि भाई पैसे, थकान या मूड या सिचुएशन, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है तालियां और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वर्क सेटिस्फैक्शन। वाह, ये सीन सही हमने किया। तो वही मोटिवेशन लेकर हम खुद को रखते हैं कि भाई करो, चाहे कितना भी लेट हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, लेकिन अच्छे से करना है। इतने सारे इमोशनल रोल करने के बाद आप आपके खुद के मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करती हो? इट्स डिफ़िकल्ट। कभी कभी बहुत रोने के सीन नॉन स्टॉप चलते हैं तो मेंटल हेल्थ तो बाद में आती है, फिजिकल हेल्थ उससे पहले आ जाती है कि भाई बहुत रोने के सीन करो तो आपका सर दर्द हो जाता है। आप भी, हमने भी अक्सर देखा है रियल लाइफ में भी। और यहाँ तो नकली रोते ही जाना है, तो नकली वाला रोना आपको ज़्यादा तकलीफ देता है, नकली वाला हंसना भी आपको ज़्यादा तकलीफ देता है। तो ये सारी चीज़ों को आप एक एक्टर को अच्छे से योगा या मेडिटेशन या ऐसी कोई एक्टिविटी खुद को देनी है जहाँ पे हमें लगेगा कि हाँ अभी हम कहीं एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पे हम खाली हो रहे हैं, जहाँ पे हम रिलैक्स हो रहे हैं। और ये सीखना ही पड़ता है एक्टर को कि कुछ ऐसा तरीका ढूंढ ले जहाँ पे वो बिल्कुल खाली हो जाए, वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि वो जो भी उसका रोल है वो उसकी रियल लाइफ पे असर ना करे। ओके। ऐसा कोई रोल है जो आपको शुरू में लगा ये रिस्की है बट वो रिवॉर्ड देके गए आपको? एक दंगल का शो था जिसमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे बोला कि आप आ जाइए, आज से ही शूट शुरू करना है। तो मैंने बोला अच्छा। अभी तो मेरा हिंदू धर्म एंड फिलॉसफी पे मैं मास्टर्स कर रही थी उस टाइम पे, और मैं एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब एग्ज़ाम का हॉल टिकट मुझे मिलने वाला था उस दिन, तो मैं यूनिवर्सिटी जाने वाली थी। तो मैंने बोला कि अभी तो मुझे यूनिवर्सिटी निकलना है। बोले नहीं मैम, अभी हमें शूट शुरू करना है, आप बस आ जाइए। मैंने बोला क्या, कौन, क्या, कुछ मुझे नहीं पता, रोल नहीं पता, पर हाँ प्रोडक्शन हाउस जो थपकी प्यार की आप बोल रहे हैं, सेम प्रोडक्शन हाउस था। तो मुझे पता था, लोगों को जानती थी और उन लोगों को भी मेरा कैलिबर पता था, और सब जाने लोग थे तो उनको भी पता है कि मैम को ऐसे वैसे रोल के लिए तो हम नहीं बुला सकते। तो मुझे बुला दिया और आके मुझे बोला कि ये ना एक डॉन है जो हमने काफ़ी, मतलब हसीना पारकर टाइप्स जो मूवी थी वैसा टाइप्स का पूरा रोल था। और पहली बार पूरा मेरा जो विग था वो पूरा सॉल्ट एंड पेपर था। तो मुझे बोला कि आर यू ओके? तो मैंने वो विग देखा और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज वो सॉल्ट एंड पेपर कैसा था पता है, पावरफुल दिखने वाला था। ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि सुंदर 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 ही सुंदर होता है ना, कभी पावरफुल
एक अलग ही पूरा लुक आता है। तो वो जब मैंने विग देखा, पूरा सॉल्ट एंड पेपर विग था, वो उसकी एंट्री का मतलब ऐसे पूरा दुपट्टा उड़ाती है और ऐसे अखरोट तोड़ के खाती है, ओह। और जो चाबुक से मारती है, बंदूक लेके घूमती है, साथ में 5-5 गुंडों को लेके घूमती है। तो उस कैरेक्टर में कमाल की एनर्जी थी। जब मैं आई तब मुझे पता नहीं था कि ये कैरेक्टर इतना कमाल का होने वाला है, क्योंकि मुझे ना उसके लिए प्रिपेयर करने का समय मिला, ना मुझे कैरेक्टर को समझने का समय मिला। बस शूट शुरू होने वाला था और हम बैठ के बातें कर रहे थे कि अच्छा ये ऐसा है, वैसा है, स्टोरी में ऐसा है कि आप हीरोइन को अपने यहाँ लेके आते हैं और ये पूरा एक अलग ही देश दिखाया जाएगा। तो इस तरह से बातें हुई और मैंने बोला ठीक है। तो थोड़ी देर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने सोचा कि इसको कैसे अलग तरीके से किया जाए। मुस्लिम कैरेक्टर था, प्रॉपर उर्दू बोलना था, और जैसे मैंने बोला कि बंदूक हंटर वंटर से काफ़ी ऐसे सीन्स थे। तभी भी मैंने मेरे उस किरदार को याद किया जो मैंने भिक्की बाई का, जो मैं बोल रही हूँ कि वेपन लेके घूमती रहती थी, और वो एनर्जी मैंने तब फील करी, वो एनर्जी को याद किया। और वो कैरेक्टर आज भी लोग याद करते हैं, आज भी मुझे बोलते हैं कि वाह हसीना बेगम ने तो मतलब धमाल कर दी, टीआरपी भी काफ़ी बढ़ गई और लोगों ने बहुत पसंद किया, और मैंने सबसे ज़्यादा उस रोल को पसंद किया। ओके, सो टेलीविजन इंडस्ट्री में होने के बाद नेक्स्ट एनी प्लान फॉर ओटीटी और बॉलीवुड? मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे आपके सामने सिचुएशन आती है, हाँ। उसको एक्सेप्ट करो, गो विथ फ्लो। Okay. क्योंकि ऊपर वाले ने आपके लिए काफ़ी प्लान किए हैं और वही रास्ता दिखाएगा। बस मुझे उसके प्लान में अच्छे से अपने आप को प्रूव करना है, आगे बढ़ना है। और यस, हर एक्टर की इच्छा होती है कि वो अच्छे से अच्छे रोल करे, उसको अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, और काफ़ी अपने मतलब हर किरदार में वो अच्छे से अच्छा करे। That means you got offer from OTT और बॉलीवुड? हाँ, कभी ऐसा हुआ कि ऑफर जब आई तब मैं ऑलरेडी कमिटमेंट में थी। मतलब डेली सोप करते हैं तो अचानक से उसको छोड़ के हम जा नहीं सकते। तो काफ़ी ऐसी सिचुएशन आई जब मैं ऑलरेडी काम कर रही होती थी, तो मैंने मना करना पड़ा। Okay. कि नहीं अभी नहीं कर सकती, बिकॉज मैं ऑलरेडी ये कर रही हूँ शो, और इस शो में मेरे इतने दिन लग रहे हैं तो मेरे पास टाइम नहीं है। एड्स भी कभी छोड़ना पड़ता है, कोई कभी इवेंट भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें सेट नहीं होती। जैसे मैंने बोला कि 30 डेज टेलीकास्ट हो, तो बीच में आप इतना समय ही नहीं निकाल सकते। जो न्यू कमर्स आ रहे इंडस्ट्री में, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? उनको मैं एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ कि नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो और रिजेक्शन के लिए तैयार रहो। ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे रिजेक्शन का सामना आपको बार बार करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि रिजेक्शन आपका हो रहा है उसका मतलब ये है कि आप सही नहीं हो। कभी कभी रिजेक्शन इसीलिए भी होता है कि वो किरदार में आपका लुक नहीं जाता, एज या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो मैटर करती है, इसीलिए आपका रिजेक्शन हो रहा है। लुक हो गया, एज हो गई, या फिर उस कैरेक्टर का बैकड्रॉप हो गया। तो रिजेक्शन के लिए तैयार हो जाओ, और जब मिलता है तो उसको बहुत अच्छे से करो। हर दिन ऐसे परफॉर्म करो कि ये आपकी लाइफ का आखिरी परफॉर्मेंस हो। और मेडिटेशन करो, कोई अच्छा ऐसी चीज़ सीखो जो आपको डिप्रेशन से दूर रखे, जो आपको खुद से जोड़े रखे। फैमिली के साथ बात करो, अच्छे दोस्त बनाओ, जब टाइम मिले तो कुछ नया पढ़ो, नया सीखो, एक्सप्लोर करो। राइट। तभी आप जुड़े रहेंगे, जमे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। So let's dive into rapid fire questions. Are you ready? Yes. Okay. Actress नहीं होती तो क्या होती? टीचर होती। Okay. Negative और positive roles क्या ज़्यादा enjoy करते हो आप? नेगेटिव। Daily soaps exhausting और fulfilling? दोनों। One serial that shaped you most? ऐसे नहीं हो सकता। Still, you have to answer. मैं स्टिल हमारी देवरानी ही कहूँगी, क्योंकि वो मेरे लाइफ का पहला शो था। और यस, ऐसे कौन सा रोल था जो आप करना चाहते हो और आपने किया? सारे रोल। One role that challenged you most? एज आई सेड माई दैट थिएटर वाला जो मैंने कहा, भिक्की बाई। ऐसे कौन सा सीरियल है जो आपको लगता है जिसका एंड थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था? दिल से दिल तक। ओके। वन क्वालिटी एवरी टीवी एक्टर मस्ट हैव फॉर सर्वाइविंग लॉन्ग टर्म? दिखावा मत करो, और जिंदगी जितना हो सके सादगी से जियो। व्हाट इज एक्टिंग मंत्र फॉर यू?
जीवन. Life. Okay. And how's life? Acting. So like you are working so like what? क्या बोलेंगे seriously and devotedly. Yes. तो इट्स एक्चुअली आपने जब कहा कि आप अगर आपके काम से प्यार करेंगे तो काम भी आपसे प्यार करेगा. तो आई एम a truly believer on that, and thank you so much ma'am, thanks for coming to our channel Alpha Talk with Ruchi. And सबको पता है उर्वशी उपाध्याय कौन है, आई डोंट थिंक इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है. सो पॉडकास्ट देखिए एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. Thank you so much. So our wardrobe partner is Pehnava Boutique from Nagpur, and our hospitality partner is M Square Hotel, Nagpur.